Hello everyone, welcome here. Today we'll talk about de Broglie's concept. Previously we'll talk about Bohr's atomic model. अपने Bohr's atomic model को कंप्लीट किया था, उसके अंदर अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में, रेडियस के बारे में, रेडियस फाइंड की थी एंड लास्ट अपन ने बात की थी स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी। अब अपन डी ब्रोगली को पढ़ने से पहले बात करेंगे बोह्रस एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस की, उसकी डीमेरिट्स की। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, जिसके अंदर सबसे पहले इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब अपन ने बात की थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल, फर्स्ट लाइन ही बोर्स एटॉमिक मॉडल में अपन ने क्या लिखी थी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और वी कैन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होता था, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता था और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब भी जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। और स्पेक्ट्रम की बात की थी, वो भी अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में। बट ओवरऑल ये बोर्स एटॉमिक मॉडल था, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। इसका एक डिमेरिट ये था। सेकंड डिमेरिट, इसकी लिमिटेशंस ये थी, बोर्स एटॉमिक मॉडल was not able to explain splitting of spectral lines in presence of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को भी ये बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको अपन नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। Third limitation, Bohr atomic model was not able to explain splitting of spectral lines in presence of electric effect। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रेजेंस, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये बोर्स एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उस फिनोमिना को अपन नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट। एंड एट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, this model is not in accordance with de Broglie's concept and Heisenberg uncertainty principle। इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और ये होते क्या है उनकी, अब अपन बात करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डी ब्रोगली के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डी ब्रोगलीज वेव नेचर। जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था वो वेव नेचर को भी फॉलो करता था और पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता था। डी ब्रोगलीज वेव नेचर, वेव नेचर मतलब डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या था, इट टेक प्लेस द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सॉरी, यहाँ पे ये टेक प्लेस नहीं है, यहाँ पे अपन लिखेंगे इट एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली मैटर के ड्यूअल नेचर को सपोर्ट करता था और एक्सप्लेन किया था। ड्यूअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर दोनों शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। वो कैसे? पार्टिकल का अपन ने बोर के अंदर बात की थी, और वेव के बारे में यहाँ पे अपन ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास की, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब पार्टिकल्स, और यहाँ पे इसके अंदर अपन ने एक होल कर दिया। जब इस होल से ये लाइट पास होगी तो ये यहाँ पे बेंट हो जाएगी, अपने कॉर्नर्स पे बेंट हो जाएगी, मतलब लाइट का डिफ्रेक्शन हो जाएगा। और डिफ्रेक्शन होने के बाद में अपन यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लेंगे, उस पे इमेज लेंगे, और यहाँ पे अपन ने क्या देखा, कुछ सर्किल्स फॉर्म हो रहे थे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक मीन्स जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा था। सॉरी, ये मैंने सही नहीं बनाया, बाकी देख लेना आप डायग्राम के अंदर, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है शायद। एंड जो इन सर्किल्स का पैटर्न था वो किससे सिमिलर था? सिमिलर टू लाइट। क्लियर? और जो ये अपन ने फोटोग्राफिक प्लेट ली, इस पे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ सर्कुलर रिंग्स फॉर्म हो रही थी, और ये वेव नेचर को सपोर्ट करता था। एक्सपेरिमेंट से भी एक्सप्लेन हुआ। तो सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, मैटर कैन बी ऑल्सो बिहेव एज वेव। मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, पर वो वेव नेचर को भी फॉलो कर सकता है।
सेकंड, and the wave nature of matter was experimentally proven by Davison and Germer experiment, अभी अपन ने पीछे बात की थी। फोर्थ, डी ब्रोगली डी ब्रोगली ने क्या बोला, एसोसिएटेड डी ब्रोगली ने क्या बोला, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल विद द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव। ये स्टेटमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास कोई भी एक, इफ अ इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल, ठीक है, और कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पार्टिकल के लिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल है, तो उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसका मोमेंटम। और वहीं पे अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेव के लिए वेवलेंथ, जिसे अपन लेमडा बोलते थे। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर, ये सॉरी पार्टिकल है, ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, मोमेंटम, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव वेव होगी, जिसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो ये यहाँ पे इस पार्टिकल से एसोसिएटेड इसके साथ साथ एक वेव भी होगी, ठीक है। और वेव की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लेमडा। और यहां से डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था कि जो एसोसिएटेड वेव का की वेवलेंथ होती है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उससे इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन अपन को डी ब्रोगली ने दिया। यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ होगी उस वेव की, और पी क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम। और ये ड्यूअल नेचर को फॉलो करती है। और मोमेंटम, अपन को पता है मोमेंटम क्या होता है, मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम होता है, अपन ने पीछे बात कर रखी है डिटेल के अंदर। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट एच, जिसकी वैल्यू अपन को पता है 6.63 इंटू 10 to the raise -34 समथिंग होती है। ये अपने पास आया लेमडा, ठीक है। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मोमेंटम। तो ये अपने पास आ गया वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला। अपन इससे किसी भी पार्टिकल की, जो मूविंग पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, उससे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नोट लगा के लिखेंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली। मतलब डी ब्रोगली का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक हाथी है, हाथी भी तो चल रहा है, तो उससे भी एसोसिएटेड एक वेव होगी, तो उसका लेमडा कैलकुलेट करो। मतलब वो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, बात करेंगे रीजन की। या फिर जैसे अपन है, तो अपन अपन चल रहे हैं, तो अपन से ही एक वेव एसोसिएटेड होगी, दिखती नहीं है वो, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि अपन पहली बात तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ठीक है। और दूसरा, जो अपने पास फॉर्मूला था एच अपॉन एम वी इज इक्वल्स टू लेमडा, इसके अंदर ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कम। और ये इतना कम हो जाएगा कि इसको अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान चल रहा है, कोई एक ये पर्सन है, ये चल रहा है,
तो इससे एसोसिएटेड वेव होगी। तो मैं यहाँ से इसकी इसका वेट दे रखा है अपन को, मास दे रखा है 74 kg, और इसकी स्पीड दे रखी है लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है इसकी। तो इससे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ अपन को फाइंड करनी है। तो अपन कैसे करेंगे, एच अपॉन एम वी इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 74 इंटू 2 मीटर। ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तब कितनी छोटी वैल्यू आएगी, 0.34। जीरो पॉइंट के बाद में इतने जीरो आएंगे, 0 0 0 0 33 जीरो के समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू बहुत छोटी आती है जिसे अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसलिए मैक्रोस्कोपिक या बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं देखते, ये अपन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे अपन को फॉर्मूला क्या है था अपने पास, मोमेंट सॉरी लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर इसे बोल सकते हैं एच अपॉन एम वी। ये आया। मेरे को उस एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ तो फाइंड करनी आ गई, मैं इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ इजीली। बट अगर मेरे से उस पार्टिकल का मोमेंटम पूछ ले तो कैसे फाइंड करूंगा। तो मोमेंटम के लिए मेरे को पहले यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला मेरे को पता है, तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई मैं एंड डिवाइड बाय एम एम कर सकता हूँ, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये m यहाँ पे आ जाएगा तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो मैं एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, अपॉन यहाँ से ये 2 और नीचे m, तो 2m। ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, एम वी, और तो ये यहाँ पे एम वी है, तो मैं इसको मोमेंटम लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे, मोमेंटम और मास दिया हुआ हो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और अगर मोमेंटम पूछे तो P इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, √2m के। ठीक है, याद हो जाएगा। मतलब फिर से देख लेते हैं, लेमडा का फॉर्मूला अपने पास क्या था, एच अपॉन पी मोमेंटम, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, पी इज इक्वल्स टू एम वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे मास से, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मास और मास मल्टीप्लाई होकर मास का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर गिवन है, तो मैं इसको एम वी स्क्वायर ले सकता हूँ, एम वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, 2m। एम वी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर, क्योंकि एम वी होता है मोमेंटम, तो यहाँ पे मैं मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन 2m एज इट इज। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये, और यहाँ से मेरे को अगर मोमेंटम फाइंड करना हो तो ये 2m इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2m, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो √2m के काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने लेमडा पढ़ा, लेमडा विल बी एच अपॉन पी एंड एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं जिसको अपन, और साथ में एच अपॉन √2 के ई। लेमडा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, √2m के ई। लेमडा का फॉर्मूला कैसे हुआ, एच अपॉन पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, √2m के ई। ठीक है, ये अपन को चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे अपन, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज v। ठीक है, ये मेरे पास एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पे है, जीरो पे है। यहाँ से उसने इफ अ मूव करना स्टार्ट किया कुछ एक्सेलरेशन के साथ, इस और तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, और
वी वोल्टेज अप्लाई किया अपन ने इस पे, ये अपन को गिवन था यहाँ पे, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ वी वोल्टेज देने पर। ठीक है, तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अपन को पता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ पे ये जीरो पे था, तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा के ई विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी मान ली अपन ने, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो ये जीरो पे था, मोशन कर ही नहीं था, इसकी वेलोसिटी भी नहीं थी, एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है उसको अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन इसने अप्लाई किया उसके इक्वल ही होगी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज, वर्क डन तो यहाँ पे Q और V, मतलब Q यहाँ पे चार्ज और V अप्लाइड वोल्टेज, ये वर्क डन हो गया इसका। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था पीछे, बात करते हैं क्या होता है, कहाँ देखा था अपन ने, हम्म, यहाँ से निकाली थी अपने काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो वापस से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, मैंने ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाला था ये। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता था, काइनेटिक एनर्जी, चलो इसको यहीं पर आने दो, काइनेटिक एनर्जी को ये पता रखना था अपन को, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये अपन ने पीछे देखा था। यहाँ पे क्या था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल होगा, चार्ज्ड पार्टिकल होगा, ये जब भी एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा रेस्ट से, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल टू फाइनल, वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल ये जीरो है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट पे था, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे जो वर्क डन होगा अप्लाइड वोल्टेज से उसके इक्वल होगी, और वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे Q इंटू वी मल्टीप्लाई बाई वी, Q यहाँ पे चार्ज, चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, एंड V इज अप्लाइड वोल्टेज। तो मैं इसको लेमडा के फॉर्मूला में पुट करता हूँ, तो लेमडा का फॉर्मूला अपने पास क्या था, एच अपॉन 2 पाई, सॉरी एच अपॉन √2 एम के ई। ये कैसे आता, यहाँ से पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला आता था अपने पास √2m के ई, लेमडा का फॉर्मूला होता था अपने पास एच अपॉन पी। तो पी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अगर, तो लेमडा विल बी एच अपॉन √2m के ई। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा, काइनेटिक एनर्जी मेरे को गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा विल बी एच अपॉन √2m Q इंटू वी। ये अपने पास निकल के आता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है, लेमडा विल बी एच अपॉन √2m Qv, where V is applied voltage, Q is charge of that charge particle। ये तो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए।
चाहे वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज, हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। बट यहीं पे अपन बात करें, अगर यहाँ पे दे रखा हो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे को पता है मास की वैल्यू पता है मेरे को। यहाँ पे मास भी तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का मास। तो यहाँ पे मैं मास की वैल्यू लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ मेरे को चार्ज भी पता है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मैं जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो अपने पास निकल के आएगा, लेमडा विल बी रूट 150 अपॉन वी, और ये आएगी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू अपने पास। ठीक है, जब मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू ये आएगी, और रूट 150 का इस अपन रूट लेंगे तो वो होएगा 12.27 के समथिंग, और यहाँ पे रूट वी एज इट इज एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला अपन को सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब अपन को मूविंग पार्टिकल जो रेस्ट से एक्सेलरेटेड कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन दे रखा हो। ये प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए अपन को निकालना ही होगा। तो चलो एक बार अपन निकाल के भी देख ले। तो उनके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था फॉर एनी चार्ज्ड पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अपने पास लेमडा का फॉर्मूला क्या आता था, एच अपॉन रूट 2 एम क्यू वी। ये फॉर्मूला था अपने पास। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी लेमडा इज इक्वल्स टू रूट 150 अपॉन वी वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। और जब रूट हटाते हैं तो 150 का रूट क्या होता है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं अपन, और अगर चार्ज पार्टिकल अपन को प्रोटॉन दिया हुआ हो, प्रोटॉन, तो उसके लिए अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेमडा विल बी 12.27 अपॉन वी। ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। बट यहाँ पे अपन को प्रोटॉन की बात करनी है, तो प्रोटॉन के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.286 अपॉन रूट वी। और फॉर अल्फा पार्टिकल ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। इनसे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए इनको सब चीजों को याद मत करना। एक अल्फा पार्टिकल की याद करो तो कर लेना, अगर हो तो इजी है, 0.101 अपॉन रूट वी वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। बाकी अपन के पास ये ओरिजिनल फॉर्मूला, इसके अंदर जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए निकालना है तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास क्या होता है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28। ठीक है, यही होता होगा ना, या 27। ठीक है, ये लिख देंगे अपन साथ में। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये चार्ज हो जाएगा कूलॉम। और वोल्टेज अपन को निकालना ही है, तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तब अपने पास ये आ जाता है। बट अपन को फिलहाल अपन ने जितना पढ़ा है उससे अपन को क्या पता होना चाहिए, इसकी अपन एक समरी देख लेते हैं। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले लेमडा की बात की थी। लेमडा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, जो कैसे आता था, लेमडा डायरेक्टली पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तब अपने पास आया एच कांस्टेंट। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम होता है, पी की वैल्यू होती है एम वी, तो मैं एच अपॉन एम वी भी लिख सकता हूँ। साथ में जब मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैंने देखा, अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास लेमडा का क्या हो जाता है, 2m ke। और वहीं पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल दे रखा हो, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन रूट 2 क्यू इंटू वी एम।
ये अपने पास हो जाएंगे लेमडा के फॉर्मूले। और अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा हो चार्ज पार्टिकल, तो होता है √150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, और इसे अपन लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। वहीं अपन ने बात की थी अगर वो चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल दे रखा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। याद हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज मास ये सब आपको पता होनी चाहिए और बता रखे भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने कंप्लीट की बोर के बारे में। और यहाँ पे अपने बात की ये डी ब्रोगली के बारे में, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फोटोन ले लो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इज इंक्रीज्ड 9 times द वेवलेंथ of de Broglie wave associated with it would become, वो क्या होगी उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है अपन को। और अपन को गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ रही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, एच अपॉन √2 m ke। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ रही है, तो लेमडा का रिलेशन क्या होगा, लेमडा कितने टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा, तो वो अपने देख लेंगे। लेमडा विल बी 1/√9, √9 3, तो लेमडा 1/3 टाइम्स आंसर होगा अपना। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने पास पूछा है एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अपन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है और अल्फा पार्टिकल गिवन है, और उन सब की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अपन को दे रखा है 16E, 4E एंड E। व्हाट विल बी द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अपन को डी ब्रोगली वेवलेंथ का इनका ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का अपने पास काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा विल बी एच अपॉन √2 m ke। यही फॉर्मूला होता था। अब काइनेटिक एनर्जी और मास, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जितनी छोटी होगी, लेमडा की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भी होता है, एक बार अपन इसको ई ले ले, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ही लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ क्लियर। और प्रोटॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1800 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपन को रिलेशन पता है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, वो तो प्रोटॉन का भी 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4E को मास ऑफ प्रोटॉन से करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू तो यही होगी। प्रोटॉन का मास तभी तो अपन नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत 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 छोटा होता है, 1820 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन से छोटा होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी छोटा, बहुत छोटा, ये तो नेग्लिजिबल है। और ये 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे छोटा अंडर रूट होगा। तो यहाँ पे एच अपॉन √2 m ke की वैल्यू भी छोटी आएगी, तो लेमडा की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, तो सबसे ज्यादा बड़ा लेमडा होगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद में 4E मल्टीप्लाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई मास से करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन से कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आया, 4 MPe, ये आएगा। इसकी मैं काइनेटिक एनर्जी और मास का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को E गिवन है,
और मास क्या होता है इसका, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका भी क्या आएगा 4 MPe। ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा इक्वल होंगे, इनके बीच का क्वालिटेटिव रिलेशन ये आएगा। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट। वही क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का आ गया, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन का आते ही अपने पास दिमाग में फॉर्मूला क्या क्लिक होना चाहिए, लेमडा विल बी रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनिशियली उस वो एक्सेलरेटेड हुआ एक पोटेंशियल डिफरेंस, सो 100 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। उसके बाद में जब वो 100 वोल्ट्स के एक्सेलरेट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेटेड हो रहा था, तब उससे एसोसिएटेड जो वेव थी डी ब्रोगली की, उसकी वेवलेंथ थी लेमडा 1। फिर वो रिटार्ड हुआ 19 वोल्ट से और उसकी वेवलेंथ हुई लेमडा 2। फिर वो उसमें फर्दर रिटार्डेशन हुआ 32 वोल्ट्स का और चेंज इन वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम। देन व्हाट इज लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। लेमडा 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट 150 अपॉन वी। तो मेरे को वी गिवन है वोल्टेज 150 अपॉन 100। ये मेरे पास आ गई लेमडा 1 की वैल्यू। अब मैं निकाल लेता हूँ लेमडा 2 की वैल्यू। लेमडा 2, लेमडा 2 के अंदर मेरे को यहाँ पे क्या बोल रखा है, देन इट गेट रिटार्ड्स थ्रू 19 वोल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, इनिशियली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी अभी अपन ने बात की थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज, और वो क्या होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, रिटार्डेशन हुआ उसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिटार्ड। तो पहले 100, और 100 से जब रिटार्डेशन हुआ 19 का, तो 100 - 19, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 किसके इक्वल हो जाएगी, 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट से जा रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता रही ये, और इसके इक्वली होता था उसका पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन, तो यहाँ पे 81 वी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेमडा 2 विल बी रूट 150 अपॉन 81 एंगस्ट्रॉम। लेमडा 3 विल बी रूट 150 अपॉन, मतलब ये 32 वोल्ट्स चेंज हो रहा है तो मैं और 32 माइनस कर दूंगा। तो अब 32 में किस में से माइनस करूंगा, 100 में से ना, अब मैं माइनस करूंगा 81 में से। ठीक है, यहां से उसमें फर्दर रिटार्डेशन हुआ कितने का, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से और 32 ही वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, तो 81 - 32 विल बी 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अपॉन वी में 49। ध्यान से देखना, अपने पास ओवरऑल लेमडा 1 की वैल्यू क्या आई, रूट 150 अपॉन 100। लेमडा 2 की वैल्यू अपने पास क्या आई, रूट 150 अपॉन 81। लेमडा 3 की वैल्यू अपने पास क्या आई, रूट 150 अपॉन 49। अपन को निकालना क्या था, लेमडा 1। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या था, लेमडा 3 माइनस लेमडा 2, लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। तो अपन इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। लेमडा 3 क्या था अपने पास, रूट 150 अपॉन 49 माइनस लेमडा 2, that is 150 upon 81, and लेमडा 1 which is 150 upon 100। यहाँ से 150 रूट 150 गया, पीछे क्या बचा, रूट 1 अपॉन 49, रूट 1 अपॉन 81, रूट 1 अपॉन 100। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 का रूट क्या होता है, √7 माइनस 81 का 9 और 100 का 10। तो यहाँ से जब मैं इनको सोल्व करूंगा,
तो अब अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20/63। ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर। क्लियर। अब बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट विथ बोहर्स मॉडल। मतलब डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो बोर मॉडल से एसोसिएटेड कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए, बोर ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, उसने उसका जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दी थी वो क्या थी? mvr इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। ये अपन ने बोर्स मॉडल में पढ़ा था। ठीक है, कि उसका मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई के इक्वल होता है। तो यहां से मैं m और v इनको तो भेज दूंगा नीचे, और 2 पाई को भेज दूंगा ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH/mv। ठीक है, और एच, और अभी अपन ने डी ब्रोगली के अंदर वेवलेंथ निकाली थी जो होती थी H/mv या फिर H/p। तो मैं इसको H/mv है ये मेरे पास, तो मैं H/mv को क्या लिख सकता हूँ? लेमडा। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लेमडा। और ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। हियर एन इज नंबर ऑफ शेल्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स। मतलब बोहर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो पार्टिकल है, और पार्टिकल घूमता है। बट डी ब्रोगली ने तो ये बताया कि उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से वो, जो भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो, उसका एक वेव नेचर होगा जो कि उसके पार्टिकल नेचर से ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ वेव्स निकालनी हो, तो ये यहाँ पे, ये अपने पास कोई है, तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्किल के अंदर। ठीक है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों, तो इससे एसोसिएटेड एक वेव भी होगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स निकालनी हो तो 2 पाई r अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा, लेमडा नीचे चला जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अगर निकालना हो तो। और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डोमिनेट करता है, ये बात बोली थी डी ब्रोगली ने। क्लियर। अब इसके बाद में अपने एक चीज देखेंगे, जैसे ये मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये अगर थर्ड शेल में घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में घूम रहा है। तो उसने क्या बोला था? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो डोमिनेट करता ही है, और वो जिस भी सेल में घूम रहा होगा उतनी ही वो वेव क्रिएट करेगा। ये जैसे थर्ड सेल में घूम रहा है तो ये 3 वेव करेगा, ये 1, 2 और ये 3। लेमडा, लेमडा, लेमडा। ठीक है, फोर्थ, तो ये फोर्थ सेल में घूम रहा है तो 4 वेव्स क्रिएट करेगा, 1, 2, 3 एंड 4। अगर फिफ्थ में है तो 5 करेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लाइक दिस। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में अब अपन यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे? द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल बी डोमिनेट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जिसकी अपन ने अभी बात की थी, देखा था अपन ने इसके बारे में। बात करेंगे अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इससे रिलेटेड अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट, और ये फोर्थ बोर ऑर्बिट में पूछा है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी डी ब्रोगली की? तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लेमडा।
एन नीचे गया तो लेमडा विल बी 2 पाई आर अपॉन एन। तो यहां से लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन एन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई एज इट इज आर। यहाँ पे मेरे से पूछिए फोर्थ बोर ऑर्बिट की, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की क्या होगी, तो फर्स्ट बोर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा हो तो अपन हाइड्रोजन लेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, किसके प्रोपोर्शनल होती थी, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड के। जेड यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, तो यहाँ पे फोर्थ शेल दिए, एन नंबर ऑफ शेल्स होता है तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 16 ए नॉट मतलब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती थी, एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसको अपन क्या बोलते थे, 0.5259 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यही था अपने पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ये कांस्टेंट है और ये जेड भी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर दिया हुआ ना हो एटम तो अपन हाइड्रोजन ही कंसिडर करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इसको मैंने दे दिया ए नॉट। ठीक है, तो ए नॉट एन स्क्वायर, यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे रेडियस के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट और एन स्क्वायर। तो एन किसकी पूछी है मेरे को, फोर्थ की, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन एन 4। 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से 8 पाई ए नॉट एंगस्ट्रॉम, ये सॉरी यहाँ पे एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लेमडा की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इन हाइड्रोजन एटम इफ एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट बतानी है मेरे को। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दे रखा है और उसकी एक्स रेडियस है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो ये मेरे को हाइड्रोजन के लिए तो क्या दे रखी है, एक्स। और पूछा क्या है मेरे से कि वेवलेंथ बतानी है डी ब्रोगली की थर्ड ऑर्बिट की। तो डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या होती है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, 2 पाई आर अपॉन एन, 2 पाई एज इट इज। और यहाँ पे रेडियस, फिर से अगेन रेडियस किसके स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर के। यहाँ पे कौन से सेल का बोला है, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट का, तो 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से मैं रेडियस की क्या लिख सकता हूँ, 9 एक्स अपॉन एन की वैल्यू क्या है, 3, 3 टाइम्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 पाई एक्स। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा लेमडा की वैल्यू का। क्लियर। और यही कंप्लीट होता है अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीट कर लिया था अपन ने, और बात कर ली थी आज डी उसके पोस्टुलेट्स के बारे में, और उसमें डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दो साइंटिस्ट का नाम आया था। उन दो साइंटिस्ट को अपन ने यहाँ पे आज पढ़ने की कोशिश की, जिसमें से डी ब्रोगली को आज अपन ने कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे हाइजेनबर्ग को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज अपन ने पढ़ा डी ब्रोगली के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइजेनबर्ग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।